अनुरोध करूंगा यहाँ पर दीपक बाली जी से, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दीपक बाली जी से अनुरोध कृपया स्वागत करें श्री कर्नल अजय कोठियाल जी का। दीपक बाली जी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और आज युवा संवाद और इस कार्यक्रम के जरिए सीधा संवाद करेंगे कर्नल अजय कोठियाल जी आप सभी से, और ये ऐतिहासिक क्षण है। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री शिशुपाल रावत जी से, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी, मंच पर आए और स्वागत करें श्री कर्नल अजय कोठियाल जी। श्री शिशुपाल सिंह रावत जी, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जोश बरकरार रहना चाहिए। जोश बरकरार रहना चाहिए, युवा संवाद का ये जो सफर है बरकरार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल रावत जी आपका। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मुकेश चावला जी को, जो कि जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी, अमन बाली जी जिला उपाध्यक्ष, साधु सिंह जी जिला उपाध्यक्ष हैं, इंद्रजीत सिंह जी जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, प्रताप विर्क साहब को मैं बुलाना चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां यूं बजती रहनी चाहिए। मुकेश चावला जी, अमन बाली जी, साधु सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, प्रताप विर्क जी। जोश नजर आना चाहिए, वो तालियों से यहां तक मंच तक पहुंचेगा। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोश और उमंग के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। मैं बाली जी से अनुरोध करूंगा मंच पर पहुंचे। राजनीति करने नहीं, हम तो इसको बदलने आए हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोश, जज्बा और क्या की मूरत हमारे साथ हैं आज। काशीपुर स्वागत करता हुआ पहाड़ पुत्र का, और आज वो मौका है जब हम युवा संवाद स्थापित करेंगे। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा मयंक शर्मा जी को, जो कि संगठन मंत्री है आम आदमी पार्टी, मनोज कौशिक जी महानगर अध्यक्ष, श्री दीनदयाल सिंह जी संगठन मंत्री हैं, और आकाश मोहन दीक्षित जी महानगर अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। मैं चाहूंगा कि आप सभी मंच पर आए। ऐतिहासिक ये क्षण है, और मैं एक बार पूरा नाम दोहराऊंगा, मयंक शर्मा जी, मनोज कौशिक जी, दीनदयाल सिंह जी, आकाश मोहन दीक्षित जी। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। वो तो रोज करता था घोटाले। और कैप्टन बचन सिंह नेगी जी भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगा वो भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें कर्नल अजय कोठियाल जी का। हथियार न बन पाए, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ मिले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। और मेरा अब अनुरोध भी है आप सभी से, क्योंकि समय की बाध्यता भी है, और आप सभी से अनुरोध है कि युवा संवाद ये कार्यक्रम है तो इसको युवाओं को समर्पित कर, आप सभी से एक बार अनुरोध, कृपया कार्यक्रम को अब सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। तमाम विशिष्ट अतिथिगण से अनुरोध, कृपया आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम जिस नेता के मन में है अंधेरा
फिर अब आप सभी से अनुरोध है, कृपया समय की बाध्यता है। राजनीति करने नहीं, हम तो इसको बदलने आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली बिल्कुल, युवाओं में बहुत जोश है। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, कृपया एक ग्रुप फोटो हो जाए और उसके बाद इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। हाथ पे झाड़ू, सर पे बाबू वाली टोपी पहने हम आए हैं। आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला आप सभी से अनुरोध है, कृपया अब समय की बाध्यता भी है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना भी है। आप सभी से मेरा अनुरोध है और कर्नल साहब सभी के साथ फोटो भी खिंचवाएंगे, पर पहले संवाद हो जाए तो ज्यादा बेहतर भी है। और सभी को मौका मिला, हमारे बीच में मातृशक्ति भी मौजूद है। मैं तमाम मातृशक्ति से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए और स्वागत करें कर्नल अजय कोठियाल जी का। मैम प्लीज। हाथ में झाड़ू, सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो, 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 वो तो रोज करता था घोटाला। मातृशक्ति ये वो शक्ति है जिसने उत्तराखंड बनाने में अहम योगदान दिया है और बहुत जरूरी है इनका साथ। और कर्नल अजय कोठियाल जी जो हैं वो हर वक्त उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं और ये वक्त है, ये मौका है और तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों की गूंज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो, हो, और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी को, जो कि स्वागत में 2 शब्द कहेंगे। शिशुपाल रावत जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। जब वादे ही सारे हैं उनके सूख गए तो शिशुपाल जी, तालियां बजती रहनी चाहिए, जोश नजर आना चाहिए। पानी लाएंगे जिस नेता के मन हेलो, है अंधेरा। काशीपुर के सभी सम्मानित कर्ता साथियों, आज के कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक बाली जी, और आज जिस व्यक्ति को सुनने के लिए आप लोग आतुर हैं, एक राष्ट्रभक्त जिन्होंने देश सेवा के साथ बहुत सारे युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया और हजारों हजार युवा आज देश सेवा कर रहे हैं। परम आदरणीय कर्नल अजय कोठियाल जी। कर्नल देश में बहुत होंगे, लेकिन जो जुझारूपन आपका रहा, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे आतंकवादियों से लोहा लेना हो, हमें गर्व होता है जब हमें पता चलता है कि कर्नल अजय कोठियाल के सीने में आज भी 2 जिंदा गोलियां हैं। वो शख्स आज आपके बीच में मौजूद हैं और युवाओं से संवाद करना चाहते हैं। तो ऐसे राष्ट्रभक्त को, देश हित में काम करने वाले व्यक्ति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं कि आज इस संवाद को आपके माध्यम से कर्नल साहब बातें रखेंगे, आप सुनेंगे और बहुत अच्छा संवाद जिसका पूरे तराई क्षेत्र में एक मैसेज जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री दीपक बाली जी को, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी। और मैं चाहूंगा कि आप भी कर्नल साहब के स्वागत में 2 शब्द कहें। श्री दीपक बाली जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति का अभिवादन करता हूं और हमारे मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के कर्नल अजय कोटियाल जी, काशीपुर आगमन पर और युवा संवाद कार्यक्रम में आने पर आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत। मेरे मीडिया के बंधु जो हमेशा परिवर्तन की इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी जी, अजय अग्रवाल जी और समस्त मेरे जिले और काशीपुर विधानसभा के पदाधिकारी जिन्होंने अपनी मेहनत से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया, उन सबका आभार। दोस्तों, युवा संवाद, जैसा कि इसके नाम से ही महसूस होता है कि युवाओं से संवाद, यह आम आदमी पार्टी का एक तरीका रहा है। अभी यहां पर एक मीडिया कर्मी मौजूद हैं, वो कल मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मेरे सवाल बहुत टेढ़े होंगे और 20 मिनट इंटरव्यू चलेगा। मैंने कहा मेरे जवाब बिल्कुल सीधे होंगे, देखते इंटरव्यू आप कितनी देर कर पाते हो। तो अभी अभी शायद उन्होंने बताया कि 1 घंटा समथिंग मिनट वो चला, उसमें एक सवाल था, मैं यहां बोल रहा हूं आपसे, उसमें एक सवाल था कि क्या कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? मैंने कहा इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले कौन देगा, प्रभारी जी? मैंने कहा नहीं। बोले के अरविंद केजरीवाल जी? मैंने कहा नहीं। बोले फिर कौन? मैंने कहा हम जनता से पूछेंगे कि ये कर्नल मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए या नहीं। जनता डिसाइड करेगी, जनता बताएगी कि उसको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक ही बात है कि वो हर काम वो करती है जो जनता बताती है, जनता से पूछकर। वो कहते हैं, वो का मतलब समझते हो ना? हाँ, वो कहते हैं कि कल केजरीवाल जी ने ये प्रस्ताव पास करा था, वापस ले लिया, आज मुंह की खाली। अरे वापस इसलिए नहीं लिया, उनको लगा कि जो सामने से जनता ने बताया है वो प्रस्ताव ज्यादा बेहतर है जो मैंने जनता को दिया है, इसलिए इसको बदलकर वो प्रस्ताव कर देते हैं जो जनता कह रही है। तो इसमें क्या मुंह की खाना। हमारे किसान आज भी सड़कों पर बैठे हैं, आप इतने एडामेंट क्यों हैं? क्यों नहीं सुनते उनकी बात? अगर कुछ कह दिया है आपने, उनको पसंद नहीं आ रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो ले लीजिए ना वापस, इसमें दिक्कत क्या है? ये है आम आदमी पार्टी। तो मैं बात करूंगा आज के युवा संवाद के अंदर हमारे अतिथि कर्नल अजय कोटियाल जी की। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री दिल्ली के सिसोदिया साहब से जब एक सवाल किया था हल्द्वानी में
कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी से कैसा होगा, तो उन्होंने कहा देशभक्त होगा। क्या लगता है ये आदमी देशभक्त है? उन्होंने कहा था उत्तराखंडी होगा, तो क्या उत्तराखंड के हैं? उन्होंने कहा था कि उस पर आपको गर्व होगा, तो क्या आपको गर्व है? अगर गर्व है तो मेरे साथ बोलिए कर्नल अजय कोटियाल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसी तरीके से पूछा जाएगा जनता से कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए और कौन होना चाहिए, डिसाइड आप करेंगे। देशभक्ति बताने की जरूरत नहीं है। कर्नल साहब की देशभक्ति उनके शरीर के अंदर है, 2 गोलियों के रूप में, जैसा शिशुपाल जी ने बताया। उत्तराखंड का निर्माण हुआ, मैं भी आंदोलनकारी रहा, 17 दिन मैं भी जेल में गया, लेकिन हमने शब्द दिया उत्तराखंड नवनिर्माण। जो निर्माण हुआ वो उन सपनों के अनुरूप नहीं हुआ। इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीड़ा उठाया उत्तराखंड नवनिर्माण का। तो आप लोग साथ हैं उस उत्तराखंड नवनिर्माण के? बहुत मेहनत करनी है। तो आज मैंने वक्त थोड़ा ज्यादा लिया क्योंकि आज का कार्यक्रम युवाओं और कर्नल अजय कोटियाल जी के बीच में है। तो आज मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि कर्नल अजय कोटियाल जैसे देशभक्त के साथ मुझे बैठने का, चलने का, खड़े होने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा गर्व का अनुभव मुझे नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों। और उम्मीद है कि अब संवाद कार्यक्रम शुरू होगा और आप जो सवाल, जो नाम दिए गए हैं, आप बिल्कुल निडर होकर कर्नल साहब से बात कीजिए। उम्मीद है कि आपको अपने जवाबों से संतुष्टि मिलेगी। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बाली जी आपका, और इतना जोश भरा जो आपने समा बांधा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब हम कार्यक्रम के मुख्य पड़ाव पर आ चले हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत करें। जोश के साथ बताइएगा, बोलिए। जनता भी तैयार है सर, और सवालों का सिलसिला भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम विधिवत। और युवा संवाद में, ये आपका माइक, युवा संवाद में ये दूसरा कार्यक्रम है हमारा। इससे पहले रामनगर से इसकी हमने शुरुआत की थी और वहाँ पर भी युवाओं का जोश देखने को मिला था। लगातार सवाल हैं, आज भी बहुत सवाल है जिसका सामना आपको करना है। और पहला सवाल तो मेरा यही है कि युवा संवाद के जरिए प्रदेश भर के युवाओं से आप मिल रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहले तो अब सबने इससे पहले इतने जोश वाली बातें बोली, तो मेरे को भी जोश आ रखा है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, जो वैसे तो इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद में बोलना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी मकसद से हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करें, तो उसमें शुरू में ही अगर जो आखिरी में बोला जाता है कि बहुत अच्छा हो गया आज प्रोग्राम, आज तो नई चीज़ें सीख करके जा रहा हूँ, तो मेरे को पक्का यकीन है कि जब प्रोग्राम की शुरुआत इस तरीके की है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ करके जाऊँगा इस काशीपुर से, जो कि हम एक शब्द बोल रहे हैं उत्तराखंड नवनिर्माण, उसमें युवाओं का रोल होना चाहिए बहुत बड़ा। अब युवाओं का रोल कैसे हो? मैं युवाओं को बोलता हूँ तुम ये काम करो, तो ये युवाओं का रोल मेरे को लगता है शायद नहीं है। युवाओं का रोल होना चाहिए कि हम सवाल जवाब में, डिस्कशन में कुछ ऐसे चीज़ें कन्वे करें मेरे को, जो कि हम सब मिलकर के उसके बाद जिसे बोल रहे हैं नवनिर्माण, उसके लिए एक थीम बना सकें। एक बोलते हैं ना कि अगर हमने कोई काम करना है तो कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है
जो 2022 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और वो नींव की शुरुआत करेगी जो जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था उस टाइम पे बनाई गई थी जो नींव। अगर उस नींव को बनाने के लिए आज जब हम ये डिस्कशन करेंगे, और मेरे को बहुत अच्छे जो किसी के दिल में दिमाग में सवाल होता है किसी भी तरीके का, अगर मेरे को वो समझ में आएगा तो मैं जरूर पहले तो यहाँ तो बात करूंगा ही, और नहीं तो कुछ ना कुछ सीख करके जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस इवेंट में मेरे को आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए जो मौका मिला है उसके लिए। बाकी अभी आगे हम जो बातें करेंगे उसमें जरूर अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल चीज़ें भी सामने आएंगी। और कर्नल साहब, सवालों की भी आज झड़ी है। जैसे रामनगर में हमने देखा था वैसे ही काशीपुर में है। युवा आपसे बहुत सवाल पूछना चाहते हैं, तो एक एक करके हम सवाल लेना शुरू कर देते हैं। मैं ये बोलूँगा, ये जो सवालों का पिटारा है, क्योंकि युवाओं के सवाल हैं तो युवा ना थोड़े दबंग होते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि पिटारे में कुछ ऐसा करना, धीरे धीरे आदत पड़े सवाल का जवाब देने की। शुरू में तगड़े सवाल ना आ जाएं कि युवा ना अजय कोठियाल को हिलाई दे पूरा। धीरे धीरे एक लय बनेगी, जज्बा बढ़ेगा, मजा आएगा, आदत पड़ेगी, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सर, ये युवा है और युवा एक ऐसा शब्द है जिसको परिवर्तित कर दिया जाए तो वो वायु बन जाता है, और वायु से टकराने की क्षमता तो हमने आप में ही देखी है। रामनगर में वो नजर आई है और काशीपुर में भी नजर आनी चाहिए। सर, पहला सवाल है रजनी जी का। रजनी जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर? रजनी जी, माइक पास कीजिएगा वहां पर। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत मातृशक्ति के सवाल से हो रही है। पहले जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगी। और सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो शिक्षा है अभी बच्चों की ऑनलाइन हो गई, छोटे बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है, बच्चों को दिक्कतें ज्यादा हो गई हैं। रजनी, एक मिनट, दोबारा से पूछना। सर, मैं छोटे बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछना चाहूंगी। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सर, उनको प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है और फीस की प्रॉब्लम हो गई है पेरेंट्स को। तो सर, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन होगा सर, कुछ बताएंगे आप? ये क्या गवर्नमेंट स्कूल में है कि प्राइवेट स्कूल में? नहीं सर, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में है। मेरे को तो लगता है कि जो हमारे समाज की तरफ एक सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए रजनी, वो तो ये एजुकेशन, ये एक वो सब्जेक्ट है जो कि सरकार किसी भी हालत में जी सर, प्लीज। रजनी ने सवाल पूछा और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा आज जो एक बेसिक जरूरत है, हमें समाज में सरकार को, इस गवर्नमेंट को जो चीज देनी चाहिए, वो बच्चा कह रहा है मैं तो अभी 8 महीने 9 महीने का हूँ, 1 साल का हूँ। जब मैं 15 साल का हूँगा भी क्या यही हुआ आज उत्तराखंड। ये माइक चेंज करेंगे सर, आप इससे। तो ये हालत ये है, उस उत्तराखंड जो पहले यूपी का हिस्सा होता था, उस टाइम पे भी होता था कि पहाड़ों में तो एजुकेशन बड़ी अच्छी होती है। आज उस बच्चे को भी चिंता हो रखी है कि मेरी मम्मी ने पूछा तो जरूर है, लेकिन क्या इस सरकार के पास जवाब भी है कि वाकई में हम एजुकेशन दे पाएंगे अच्छी। मेरे को जो लगता है इसमें ना, मैं कोर्ट उदाहरण दे के बोलूँगा। एजुकेशन का जो मॉडल है, अगर हम बात करें जिस जगह से इस आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, दिल्ली, वहाँ पे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दो मेजर चीज़ें समाज को जो दी हैं, वो है हेल्थ और एजुकेशन। और एजुकेशन में आज वो अच्छी वाली स्थिति आ गई है कि लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। और उन सरकारी स्कूल में, रजनी वो सो गया ना छोटू, उन स्कूलों में
आज इतने तरीके से सिस्टमेटिक हो करके उसी बजट में जो हर फील्ड के लिए सरकार के सालाना बजट में होता है, उस बजट से एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है। तो मेरे को लगता है कि ये जो ऑनलाइन जो प्रॉब्लम है, कुछ तो होगी शायद कोविड की वजह से भी, क्योंकि कोविड सिचुएशन में स्कूल नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन तो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक रिकमेंडेड चीज़ मानी जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन ही नहीं, ऑनलाइन नौकरी, ऑनलाइन घर में सामान मंगाना, ऑनलाइन मेडिकल प्रॉब्लम, जो दवाइयाँ मंगाते हैं, डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं, वो सब देखा जाए तो यहाँ पे एक खाली क्योंकि हमारा सरकार का चलने का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। उसमें तो कहीं लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी उसको नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये चीज़ तो दिल्ली जैसी जगह में आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया है। तो यहाँ पे उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आने वाले टाइम पे हम जैसे अभी बिजली के बारे में बोल रहे हैं कि हम कैसे 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड करेंगे, आने वाले टाइम पे इस सवाल का भी जवाब बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पे कैसे करना है वो हम देंगे। रजनी जी, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या मेरी आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है इसमें पीछे साहब? ठीक है सर, आपकी शेर की दहाड़ है, पीछे तक सुनाई दे रही है, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि लगातार सवाल आपसे पूछते रहें, क्योंकि बहुत सवाल हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मैं और लूँगा। ये मेरे को कह रहे हैं कि शेर की आवाज है, देर से जोर से गूंजती है, दहाड़ होती है। मैं कह रहा हूँ शेर की तो आवाज है, पर सामने तो छोटे छोटे बब्बर शेर बैठे हैं, इसलिए पूछने की जरूरत होती है आवाज है कैसी। बहुत खूब सर। और अगला सवाल है सुनील ढोंडियाल जी का। सुनील ढोंडियाल जी, माइक पास कीजिएगा कृपया। सर पहले तो आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील ढोंडियाल, और सर मेरा सवाल यह है कि हम जैसे कि जानते हैं कि आपने समाज सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपने युवा को रोजगार दिलाने से लेके और उनकी प्रगति तक बहुत सारे कार्य किए हैं। तो सर आपका राजनीति में आने का राजनीति में आने का क्या एक ऐसा मन था, या फिर क्या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली जिससे आप राजनीति में आने का मन बनाया आपने? अच्छा सवाल है इनका। सुनील, क्या है आपकी उम्र कितनी है? ओके, जब मैं सुनील से 1 साल बड़ा था, 20 साल का, तो मेरे को इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन करके अपनी ड्यूटी देने का मौका मिला। आज मैं 52 साल का हूँ। तो क्या हुआ कि जिस संस्था में मैं गया, भारतीय सेना, वहाँ पे एक अलग दुनिया होती है, एक अलग एक्सपीरियंस आदमी को मिलते हैं, क्योंकि आप बहुत विभिन्न तरीके की परिस्थितियों में, विभिन्न तरीके की जगहों में, अलग अलग प्रकार के लोगों से, संस्कृतियों से, और विदेश में जाकर के बहुत सारी चीज़ों का ना एक्सपीरियंस लेते हो। अब मेरी किस्मत थी कि मैं अपनी नौकरी में, जो मेरे को शुरुआत में सिखलाई दी गई मेरे सीनियर्स ने, उसे बोलूँगा आर्मी में बुजुर्गों ने, वो कहीं ना कहीं मेरे भविष्य में मेरे को, जैसे बोलते हैं कि ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, उसमें ना कामयाबी देती रही। मौके इस तरीके के मिले कि हर इंसान जो फौज ज्वाइन करता है, उसकी जो इच्छा होती है, कहीं मैं आतंकवादियों से लड़ूं, कहीं मैं दुश्मन से लड़ाई करूं, कहीं आपदा आ जाए तो मैं लोगों को बचाऊं, कहीं मैं जाकर के इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर बनूं आर्मी के अंदर, कहीं मैं समाज में बहुत अलग अलग तरीके के जगह पूरे देश में देखूं। अब वो सब मेरे को मौके मिलते गए, एक एक्सपीरियंस आया। तो क्या हुआ, 2013 में मैं आया उत्तरकाशी, वहाँ पे नेहरू पर्वतारोहण संस्था में प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल NIM। मैं आया अप्रैल 2013 में। अब ये इत्तेफाक है जो होना नहीं चाहिए। अप्रैल में मैं आया और जून में सबसे बड़ी जो आपदा थी, केदारनाथ डिजास्टर जिसको बोलते हैं, केदारनाथ सुनामी बोलते हैं, हिमालयन ब्लंडर बोलते हैं, वो बुरी तरह से उसने तहस नहस कर दी। क्योंकि मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्था में प्रधानाचार्य था और संस्था का
जो कोर्स चलाती है संस्था, वो कोर्स होते हैं पहाड़ों में चढ़ने की ट्रेनिंग देना। अगर पहाड़ों में कोई डिजास्टर आ जाए, आपदा आ जाए, तो उसमें रिस्क्यू कैसे करने, वो वाली कार्रवाई करना। अब मैं था प्रधानाचार्य, आपदा आ गई तो सरकार ने मेरे से भी उम्मीदें करी, तो एनआईएम की टीम ने कुछ छोटे छोटे रिस्क्यू ऑपरेशन करे। अब वो रिस्क्यू ऑपरेशन ऐसे हो गए कि उत्तराखंड सरकार को लगा कि शायद केदारनाथ में जो इतना बड़ा जलजला आया है, जिसकी वजह से बहुत मतलब 18, 20, 22 हजार लोग खत्म हो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं, असली गिनती नहीं है उनकी। पूरा का पूरा केदारनाथ घाटी में जितनी भी बिल्डिंग हैं, जितने घर थे, सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो उनको लगा शायद सरकारी महकमे जब मना कर रहे हैं कि यात्रा को 4 या 5 साल तक नहीं चलाते हैं, बेसिक सुविधाएं पहले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में लोगों के लिए यात्रा खोलेंगे, तो सरकार को लगा कि अजय कोठियाल को बोलते हैं एक बार ट्राई करके देख। अब ये मेरे को मौका मिला। जब इस मौके मिलने के बाद में हमने पुनर्निर्माण का केदारनाथ में जो काम शुरू करा, तो शुरू में तो कुछ नहीं था, बर्फ काटनी थी, रस्सियां बांधनी थी और यात्रा शुरू होनी थी कोई 2 महीने के बाद, तो यात्री ऊपर जा सकें उनके लिए एक सिस्टम बनाना। पर क्योंकि हम बर्फ काटते रहे, जब रस्सियां बांध रहे थे, तो उसके बीच में हमने 2 पत्थर भी रख दिए सड़क पे, जमीन पे। जब पत्थर रखे तो उसमें थोड़ा सीमेंट मिला करके वो लगा दिया। फिर उसके बाद कहीं बीच में कोई नाला आ रहा था, उसमें हमने वेल्डिंग वगैरह करके छोटे से टेम्परेरी पुल बना दिए। फिर धीरे धीरे हमने उसको बड़ा करा, रास्ते को चौड़ा कर दिया। अब वो पूरा का पूरा जब पुनर्निर्माण एक ऐसे तरीके से हुआ जिसे मैं कहूँगा कि मैं इंजीनियर नहीं था, ये काम इंजीनियर का होता है। मैं एक फौजी था, वो भी पैदल सेना, इन्फेंट्री, जहाँ पे गोली चलाना सिखाया जाता है बस। अब मेरी टीम ऐसे युवाओं की, शेर के सामने जो बब्बर शेर की तरह बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आप बगैर कोई इंजीनियरिंग के नॉर्मल तरतीब से एक सोच बना करके ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बनाए, ऐसे मेथड बनाए जो इंजीनियरिंग में नया, जिनका बाद में एक रूप लिया गया और केदारनाथ का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। अब ऐसे टाइम पे मेरे को मौके मिले समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलने के, क्योंकि हम केदारनाथ में पुनर्निर्माण कर रहे थे, तो और कई मुश्किल जो चीज़ें थी जो सरकार ने करनी थी, जैसे नंदा देवी राजजात यात्रा, यह होती है कोई 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पे, कोई 20-22 हजार लोग हैं, उनको क्रॉस कराया जाता है। अब वो काम हमको मिले। इन कामों के बीच में मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि वैसे तो मैं गढ़वाल राइफल से था, जब आर्मी में था, 4 गढ़वाल मैंने कमांड करी। मैं सोचता था पहाड़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन असली पहाड़ के बारे में तो तब जाना जब मैं पहाड़ में इन कामों की वजह से घूमना शुरू हुआ। अब एक मेरे को बड़ा अच्छा सा ना एहसास होना शुरू हो गया। उसके साथ में क्या हुआ, किसी ने मेरे को बोला कि आप तो पहाड़ के रहने वाले हैं, आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, एनआईएम में कोई एक गढ़वाली आया है, तो हमारे लड़के को आर्मी में भर्ती करा दो। अब भर्ती कराना, मेरे को लगा कि सीधा किसी से बात करो तो फौज में तो जैसे बोलते हैं ना जुगाड़ तो चलता नहीं है। तो मैंने क्या करा, अपने घर में कोई 32 लड़के रखे, पहले उनको फिजिकली चेक करा और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करानी शुरू करी। अब जब आर्मी की भर्ती आई तो उन 32 में से 28 लड़के आर्मी में भर्ती हो गए। जब ये लड़के भर्ती हुए तो मेरे को लगा ये तो एक कामयाब सा होने वाला मॉडल है जिसमें कि रोजगार दिलाया जा सकता है। कुछ लड़के जो भर्ती नहीं हुए उनको कहीं सिक्योरिटी गार्ड में अच्छी तनख्वाह पे नौकरी मिल गई, क्योंकि वो आर्मी की तरह से ट्रेंड थे। जब ये सब चीजें होनी शुरू हुई तो मेरे पिताजी, मेरी माँ, उस टाइम पे मेरी माँ भी जिंदा थी, अभी 3 साल पहले, 3.5 साल पहले खत्म हो गई हैं, तो उन्होंने मेरे को बड़ा एक हौसले के साथ ये बात बोलनी शुरू करी। हम शादीशुदा भी नहीं है, तो उनको ये था कि मेरे लड़के को ये जिंदगी पसंद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि तू यही काम कर। अब जब मेरे को लगा कि मैं अपनी क्षमता से, अपनी तनख्वाह से, मेरे को कुछ गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, उसके मेरे को अलग पैसे मिलते हैं सरकार से। उन सबको देख करके, उन सबको इस्तेमाल करके
अगर मैं ये यूथ फाउंडेशन जैसी एक संस्था शुरू कर सकता हूँ, अगर केदारनाथ जैसे पुनर्निर्माण के जो मॉडल बनाए हैं इनको और जगह कोशिश कर सकता हूँ, तो क्यों वो क्या तरीका है कि मैं इसी काम को 100 गुना और ज़्यादा करूँ। और वो सोच करके मैंने ये समझा कि एक प्लेटफॉर्म जिसे आज बोलते हैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए आप सरकार में एंट्री कर सकते हो अपनी, और अगर सरकार में आपकी एंट्री हो गई तो ये सारे काम ना, क्योंकि सरकार में हर चीज़ की सुविधा दे रखी है, स्किल डेवलपमेंट सरकार में है, रोजगार के लिए ट्रेनिंग सरकार में है, हॉस्पिटल्स सरकार के हैं, स्कूल सरकार के हैं, तो हम उसको एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो सोच करके हम इस चीज में आए जिसे बोलते हैं राजनीति। और ये जो जवाब है, मुझे लगता है कि शायद इतनी कहानियाँ, इतने किस्से और साथ ही साथ इतनी रोचक जानकारियाँ आपके पास है कि आपको ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते रहें, और सवाल भी हम ले लेते हैं इस बीच। अभी मेरे को लगता है कि धीरे धीरे सही सही सवाल आ रहे हैं, वो बब्बर शेर वाले थोड़ा रुक करके आएंगे। एक और सवाल है यश सोलंकी जी का। यश, माइक पास कर दीजिए प्लीज। नमस्कार सर, मैं आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे बीजेपी की 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो आपके इसके क्या विजन है? सवाल यही है कि प्रदेश में बार बार सीएम बदले जा रहे हैं। यश, होना क्या चाहिए वैसे? सर, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार, इसमें तो कोई राय हो ही नहीं सकती यार यश। आज हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारा उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बने। हम जिस कारण से यूपी से आंदोलन करके अलग होकर के आए, तो हमारे को तो इच्छाएं थी ना कि वो छोटा बच्चा जो रो रहा था उसे चिंता ना हो कि जब मैं 20 साल का होऊंगा तो मेरी एजुकेशन का क्या होगा। मेरे को पहाड़ से पलायन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बेसिक सुविधाएं जो ज़रूरत है वही नहीं हो पा रही हैं। आज युवा बड़ा, जिसे बोलते हैं ना एनर्जी, जोश, उसका एक बंडल है पूरा, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा। और उसमें जो सरकार है, अगर वो स्टेज आ जाए कि एक मुख्यमंत्री बदली हो रहे हैं, फिर दूसरे बदली हो रहे हैं, फिर तीसरे आ रहे हैं, तो आज हम क्या लेके चलेंगे कि क्या ये भी स्थापित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी 6 महीने के बाद में पूरी नई सिस्टम शुरू हो रहा है, इलेक्शन होंगे, तो अगर सरकारी तंत्र ही ठीक से बिल्कुल टूटता हुआ दिख रहा है तो फिर हम भविष्य में उम्मीद किससे करेंगे। तो फिर तो हमें दिखता है कि हमें कहीं ना कहीं, बोलते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं आना चाहिए, फिर तो हर अच्छे आदमी को जज्बे के साथ में ऐसी तलवार उठा करके राजनीति में आना चाहिए। जवाब एकदम सटीक आपने दिया इसमें, और युवाओं के लगातार सवाल भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं सवाल जो था उनका वो जायज़ भी था कि स्थिर सरकार, स्थिर सीएम को लेकर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं सर। सिमरन कौर जी, सिमरन जी, माइक पास कर दीजिए प्लीज। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, प्रश्न है कि हमारे यहाँ अस्पतालों की हालत काफ़ी ख़राब है और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेकार है, तो इसके रिगार्डिंग आपकी योजनाएं क्या हैं? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपकी क्या पॉलिसीज हैं? देखो सिमरन, पॉलिसी की तो मैं बात करूं तो पॉलिसी ना आज बन रखी हैं कि पहाड़ में जरूर कुछ चैलेंजेस हैं। मान लो हर जगह बड़े हॉस्पिटल नहीं हो सकते, लेकिन बेसिक चीज़ों को देखते हुए ये सारी की सारी पॉलिसीज बनी हुई हैं। बदकिस्मती ऐसी है कि वो सारी की सारी पॉलिसी ना, जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, वो एक फाइल में दब के रह गई है। आज क्या हो रहा है, बेसिक ज़रूरत की वजह से, मान लो एक, जैसे मैं बीच में घूमता हूँ तो एक दिन मैं एक गांव में एक घर में गया,
तो मैंने कहा अंदर जरा दिखाओ कैसा है घर आपका। छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की किनारे में लेटी हुई थी। मैंने कहा ये कौन है? कहते हैं इसका नाम है सविता। यहाँ क्या कर रही है? ये पिछले 6 महीने से यहीं पे लेटी रहती है। तो मैंने पूछा यहाँ पे क्यों लेटी रहती है? कहते हैं कि सविता बड़ी स्ट्रांग लड़की थी। गांव में वो अपनी माँ के साथ हमेशा जाती थी और जो घर में बेसिक ज़रूरतें होती हैं जो महिलाओं से उम्मीद करी जाती है, जो कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा महिलाएं करती हैं, बल्कि कि सुबह सुबह उठे, उसके बाद में बच्चों को तैयार करा, घर की सफाई करी, खाना बनाया, फिर डंगरों को लेकर के चले गए, फिर घास काट के लेके आ रहे हैं। कहते हैं एक दिन सविता पेड़ पे चढ़ी घास काटने के लिए, ऊपर से गिरी और चोट लगी उसको। लेकिन क्योंकि सविता को हम उत्तरकाशी, एक पहाड़ के गांव से उत्तरकाशी तक नहीं लेके आ पाए, और जब उत्तरकाशी में लाए तो वहाँ पे उस तरीके की बेसिक सुविधा नहीं थी जो देख सकती कि सविता को वाकई में प्रॉब्लम क्या हुई है। मतलब चोट लगी है तो क्या उसका पाँव टूटा है, या उसको कोई उसकी जो नस है नस दब रखी है, या उसकी आंख में चोट लगी है। हर एक के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं ना। अब वो सविता का पता ही नहीं चला, और क्या हुआ कि सविता को जिंदगी भर का बॉडी का पैरालिसिस हो गया। अब हम उसके बाद सविता को लेके गए दिल्ली। दिल्ली में जो हॉस्पिटल है लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज, वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हमारे जानने वाले थे। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के वो पुराने स्टूडेंट भी थे। तो उन्होंने सविता को इलाज करना शुरू करा उसका। 4 साल के बाद में सविता उस स्टेज में आ पाई कि बैठ करके खाली खड़ी हो सकती है, अब लकड़ी पकड़ के। तब डॉक्टरों ने यह बताया कि शायद अगर 6 महीने इंतजार करने के बजाय, जैसे वो गिरी ऊपर से, इमीडिएटली अगर सविता को थोड़ा सा कोई ये बता देता कि इसको नर्व की प्रॉब्लम है, तो सविता ना आज शायद बहुत तेज दौड़ नहीं सकती, लेकिन लेटने की स्थिति नहीं आती। ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं पहाड़ में। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सरकार की जो पॉलिसी है, हर देश के सरकार की, हमारे देश में हर राज्य में सरकार की, कि एजुकेशन, हेल्थ, ये तो हमारी जिम्मेवारी है सरकार की कि कोई भी हालत हो, कितना भी खर्चा हो, लेकिन नागरिक को वो प्रोवाइड करना। तो इसमें पॉलिसी तो ये है कि एक तो हमें पुरानी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, गवर्नेंस के तरीके को जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आज घपले चल रहे हैं उसको हमने ठीक करना है। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी ने साबित करके दिखाया है दिल्ली में, वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में कहते हैं पहले जाओ तो टीन के कमरे, टीना के बने हुए, वो दिखते थे मोहल्ला क्लिनिक में। आज वहाँ पे 5-5, 6-6 मंजिल के ना हॉस्पिटल हैं, और उन हॉस्पिटल में वो सुविधाएं हैं जो कि कहते हैं देहरादून के एम्स में नहीं होंगी, जो कि मैक्स हॉस्पिटल में नहीं होंगी। हमारे यहाँ पे कार्ड मिलता है हमको कि अगर किसी को बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में जाए, उस कार्ड से इलाज करवाओ और पैसा कट जाएगा। हमारे यहाँ तो वो कार्ड भी ना हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। और वहाँ पे क्या है, कार्ड के लिए अलग सेटअप है। कार्ड लगा, आप एडमिट होए और सब चीज़ें आपको भूल जानी है, आपकी अपने आप होती रहेंगी। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हमें खाली जो मॉडल कामयाब हो रखे हैं दिल्ली में उनको लेकर के आना है, अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, लोगों को निकालना है नौकरी से कि अगर तुम काम नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की। जैसे केजरीवाल जी ने क्या करा था, शुरू के कोई 60 दिन 55 दिन पावर में आए, 55 दिन में उन्होंने 36 अधिकारियों को नौकरी से निकाला, उनके खिलाफ कार्रवाई करी, उनको जेल भेजा। पता सब लोगों का ना सिस्टम एक चेंज हो गया। जो 1000 रुपए में काम होता है वो 300 रुपए में होना शुरू हो गया, जो उसकी असली कीमत थी। हमें तो असली कीमत पे लेके आना है, और यही वाली तलवार जो आज यहाँ पे दी है वो लेकर के चलना है। अपने आप होंगी चीजें उसके बाद। और आप लोगों का जो जोश है वो तालियों से ही मंच तक पहुंचेगा। और सर जिस तरीके से जोश के साथ इन बातों को बता रहे हैं, तो शायद लगता है कि जो परिवर्तन की हम रूपरेखा आज यहाँ से सोच रहे हैं कि किस तरीके का उत्तराखंड हमें चाहिए, तो अपेक्षाकृत वैसा उत्तराखंड हम बनाएंगे। सवाल और भी हैं, और एक सवाल और ले लेते हैं। नितिन जी, नितिन बोस, माइक पास कर दीजिए प्लीज।
नमस्कार सर, मैं हूं नितिन बोरा और आज मेरा सवाल यह है कि सर उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि बेरोजगारी, दूसरा शिक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से ना होने के कारण। तो सर ये पलायन ही रह गया। जब आपकी सरकार आएगी तो आप इसे रोकने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होंगी? तो मैं आपसे वही चाहता हूँ कि आप हमें खुल के बताएं। आपकी नज़र में पलायन क्यों हो रहा है आज पहाड़ से? सर पूछ रहे हैं कि आपकी नज़र में पलायन क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है, आखिर वजह क्या है? सर रोजगार हो गई एक चीज, ओके। हाँ, और सर एक हेल्थ हो गया, और सर एक प्रॉपर स्टडीज नहीं मिल पा रही है। जैसे कि अभी वो दीदी ने बताया था कि अब पहले ऑफलाइन से अब ऑनलाइन में आ गए हम लोग, वही सारी चीज़ें। शिक्षा एक और विषय। मैं ना, क्या है कि मेरे पिताजी एक सिपाही थे गढ़वाल राइफल में। सिपाही को बोलते हैं राइफलमैन। लेकिन पहाड़ से वो आए, प्लेन्स में पढ़ाई करी उन्होंने। उसके बाद में जब वो नौकरी में सिपाही भर्ती हुए, अपनी मेहनत करके फिर वो ऑफिसर बने, और ऑफिसर बन के आर्मी में जब बीएसएफ खड़ी हुई नई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो उसमें गए और आईजी रिटायर हुए। अब उनके 2 लड़के थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो जैसे हर एक की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, तो मेरे को और मेरे भाई को ना बहुत अच्छी परवरिश मिली है। हमें सबसे अच्छे स्कूलों में उन्होंने पढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि वो एक अच्छे ओहदे में थे। छोटी उम्र से सारे, तो उस टाइम पे हम सब छोटे छोटे बच्चे, हमारे मतलब सारे रिश्तेदार, कोई 40, 50, 60, 70 इकट्ठे हो जाते थे, और हम लोगों के लिए एक पिकनिक होती थी। खेत में चाचा के साथ जा रहे हैं, वो हल लगा रहा है तो हम कहीं अगल बगल खड़े हैं, हमने हाथ लगा दिया किसी चीज़ पे। तो छोटे बच्चों के जो शौक होते हैं, उस टाइम पे मैं देखता था कि स्कूल पहाड़ का वो चलता था। वही छोटा सा स्कूल अभी तो बड़ा हो गया है, वो छोटा सा स्कूल चलता था। बीमार होकर के कोई नीचे नहीं आता था, ऊपर खेती बाड़ी भी होती थी। अब मैं जाता हूँ अपने गांव में, मेरे को दिखता है खेती बाड़ी बंद हो गई है, जो बहुत एक बेसिक ज़रूरत है। लेकिन खेती बाड़ी के साथ में हमने दूसरा क्या साधन है रोजगार का, शायद उस पर ना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। मतलब उस टाइम पे मशरूम की फार्मिंग नहीं होती थी, पोल्ट्री फार्म नहीं होते थे, ये जो नए तरीके की खेती बाड़ियाँ हैं वो नहीं होती थी। पर ये जो ऑल्टरनेट तरीके थे, इस पे तो हमने ध्यान नहीं दिया। ऊपर से क्योंकि हर एक की इच्छा होती है अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे, स्कूल ठीक नहीं रहे। जब स्कूल ठीक नहीं रहे, जब कोई बीमार हो रहा है, उसका इलाज नहीं हो पाया, तो लोग नीचे को आने शुरू हो गए। अगर अच्छाई के लिए पलायन हो रहा है तो कोई शक नहीं है, होना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी की वजह से पलायन है, तो वो तो फिर तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, वो सिस्टम जिसको हम जनता बनाते हैं, वहाँ पे कहीं ना फेलियर हो गया है। अगर ये पलायन जो है इन फेलियर की वजह से है, तो हमको ना दोबारा वापस देखने की ज़रूरत है। हिमालय कहते हैं ना, जल, जंगल, जमीन, ये सारा का सारा तो सारी दुनिया हिमालय की तरफ देखती है। एक छोटी सी कोशिश अगर करी जाए, तो छोटे छोटे इतने मॉडल हैं पहाड़ों में रोजगार के कि हमें बॉम्बे और दिल्ली और गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को अमेरिका जाने का मौका मिलता है, हमें ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो रोजगार और फिर सीख करके वापस आकर के अच्छे करने के मौके मिलते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। एक जगह है टिहरी गढ़वाल, वहाँ पे डैम बना, टिहरी डैम। उसकी वजह से ना कोई 350-400 गांव, जो डैम बना तो पानी भरा, उन गांवों को खाली होना पड़ा। अब उस टिहरी डैम में जो पानी है जिससे बिजली बनती है, वो गंगा नदी का पानी है। गंगा नदी मतलब वो पावन नदी कि आप जिंदगी भर पाप करते रहो, एक बार जाओ डुबकी मारो और आपको लगता है कि आपके सारे पाप धुल गए। मतलब उस नदी में वो ताकत है, वो दैवी ताकत है जो हमारी सोच में आती है। उस गंगा नदी में हम बोलते हैं टूरिज्म। एक नाव बिठाओ, उस नाव में 20 लोगों को डालो और उनको ना बोलो चलो अब हम
ये अपना डैम के पानी से और गंगा नदी की तरफ चल रहे हैं। बताओ, ये पानी है, प्योर गंगा का पानी है। अब आप सोचो कि पानी जिसके ऊपर आप तैर रहे हो, इसकी दुआएं आपके बच्चे को मिल रही हैं। ऊपर जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर आज भी नागराजा की पूजा होती है। उस पहाड़ में आज भी वन देवियाँ जो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में मानी जाती हैं, उनके कार्रवाई चलती हैं, उनके पूरी की पूरा रथ यात्रा चलती है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से बताएगा तो इसको मैं नाम लूँगा स्पिरिचुअल टूरिज्म। आजकल स्पिरिचुअल वर्ड चलता है ना काफ़ी, योगा और अपने दिमाग को ठीक करो। पता है हिमालय में इस तरीके के इतने सारे उदाहरण हैं। अभी तो मैं खाली ऐसे छोटा सा एक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ना यहाँ पे रोजगार लाने की जरूरत ही नहीं है। रोजगार अपने आप बाहर वालों को ला करके भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर रोजगार के जो मॉडल है वो अभी कुछ दिनों में, जैसे हम बिजली का शुरू कर रखा ना आजकल प्रोग्राम, ऐसे ही हम समझाएंगे रोजगार के बारे में भी क्या क्या चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं। और एक दिन में नहीं, 15 दिन का प्रोग्राम बना करके हर किसी को ऐसे डिस्कशन में ला करके वो अपना पूरा स्कीम बताएंगे कि हमने रोजगार के बारे में किस तरीके से उत्तराखंड के लिए सोचा है। बोरा। बिल्कुल कर्नल साहब, एक सवाल ये भी है, एक मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी थी उरी अटैक पे ये आई थी, और इसमें एक, जैसे आप एक अधिकारी, सैन्य अधिकारी रहे, वैसे एक सैन्य अधिकारी अपने जवानों से पूछता था हाउस द जोश, तो वो कहते थे हाय सर। तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, ये जो जोश है आपके अंदर, इतना हाई जो रहता है, युवा इतने साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये कैसे अपने टेम्पो को हाई रखे? जोश, हाय, हाउस द जोश, हाय सर, ये तो एक ना जज्बे वाली चीजें हैं। अब मैं इसका कैसे जवाब दूं? क्या हुआ कि 2001 में मेरे को मौका मिला इंडियन आर्मी की तरफ से दुनिया का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उसे चढ़ने का। अब हम माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए, तो माउंट एवरेस्ट तो हर किसी को मौका नहीं मिलता चढ़ने का। तो हम ना ऊपर से नीचे तो आए, लेकिन पहले 2 महीने तो हम खुद ही माउंट एवरेस्ट में रहे, हवा में। किसी से बात करें तो घूर के देखें कि तू क्या बात कर रहा है, मैं एवरेस्ट चढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा, अब तब हम मेजर साहब थे, मेजर अजय कोठियाल, माउंट एवरेस्ट। तो उस टाइम पे मेरी पलटन 4 गढ़वाल राइफल, ये थी शोपियां, पुलवामा, जो फेमस है आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए फेमस हो रखा था, जिसमें कि हमने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी, तो तब करी थी जब पुलवामा में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था ना, सभी को पता है वो। तो जब पलटन मेरी वहाँ पे थी, तो वहाँ पे एक बार 7 लोगों की टीम, मैं कंपनी कमांडर, टीम लीडर और मेरे साथ 7 पहाड़ी लड़के, हम लोग पहाड़ों में घूम रहे। अचानक हमको एक, जैसे पहाड़ में छानी होती है जो हम अपने जानवरों को लेके जाते हैं ऊपर चराने के लिए, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं ढोक, लकड़ी की बनी हुई पहाड़ के ऊपर। एक ढोक खाली थी, उसमें हमें दिखा 2 आदमी बैठे हुए। अब हम दूर से देख रहे 400 गज से दूरबीन से, तो 2 आदमियों में हमें फिर हथियार भी दिखे। बिल्कुल हमें साफ समझ में आ गया कि ये ना आतंकवादी है। तो फिर धीरे धीरे करके हम नज़दीक आते रहे, उनके नज़दीक पहुंचे। अब मेजर अजय कोठियाल बोलता है कि कोई नहीं चलाएगा गोली, मैं मारूंगा, एवरेस्ट से चढ़ के आ रहा है। तो वो तो अपने को हीरो समझ रहा था। अब हम पहुंचे जब 50 गज पे, तो जैसे फौज में हथियार होते हैं, सबसे छोटा हथियार होता है पिस्टल, फिर होती है कार्बाइन, फिर होती है राइफल, फिर होती है लाइट मशीन गन, फिर मीडियम मशीन गन। तो हर एक का ना एक अलग अलग काम है। पिस्टल नज़दीक आएगा तब मारेंगे, कार्बाइन आप घर के अंदर घुस रहे हो तो दड़ 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 वैसे करके फायर करने के लिए, राइफल 100, 200, 300 गज पे निशाना लिया, मारा। लाइट मशीन गन 500 गज तक, एक बार ट्रिगर दबाओ तो एक साथ 28 गोलियां निकलती हैं। तो 50 गज पे माउंट एवरेस्ट से वापस आए हुए मेजर अजय कोठियाल ने लगाई लाइट मशीन गन, दो आतंकवादी। अब वो अचानक इत्तेफाक से एक आतंकवादी अंदर घुस गया ढोक में,
दूसरा बैठा हुआ है। अजय कोठियाल कहता है मैं मारूंगा, सारे बंदे हमारे चुप। लाइट मशीन गन ऐसा हथियार है, अगर ना आप 50 गज में अगर फायर कर रहे हो, आप दोनों आंखें बंद करके भी दबाओगे घोड़ा तो 28 गोली में से एक गोली तो पक्का लगेगी। वो ना इस तरीके से चलती है, ठक 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 सारी। अजय कोठियाल जी ने मारना शुरू करा, 28 गोलियां चल गई। वो खड़ा हुआ, वो एकदम से दिखाना भी नहीं चाहता था कि मेरे पास हथियार है। हथियार उसने छुपाया और दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं सिविलियन हूं। वो खड़ा हुआ, बोल रहा है रुक रुक रुक। 28 गोलियां जो मैंने चलाई एक भी नहीं लगी उसके। मैंने मैगजीन निकाली, बदली करी, दूसरी मैगजीन लगाई, फिर मैंने 28 गोलियां चलाई। अब वो भागना शुरू हो गया, एक भी नहीं लगी। तीसरी मैगजीन मैंने लगाई, उसमें से 15-16 गोलियां चली होंगी, तब तक ना वो कूद करके भाग गया। तो ये था मेजर अजय कोठियाल का, जिसे बोलते हैं ना जोश, हाउ इज द जोश। जोश पूरा का पूरा टूटना कि अभी मैं हीरो बन रहा था सबके सामने कि एवरेस्ट से आ रहा हूं और ये मेरी असली जमीन पे पहचान है, कि मेरे बस का भी नहीं है ये। देखो ये होते हैं बब्बर शेर। अजय कोठियाल बता रहा है अपना फेलियर, वहां हो रहा है जिंदाबाद। अब क्या हुआ कि ऐसा ही जब ये इंसिडेंट हुआ तो मेरे साथ जो 7-8 लड़के थे उनको लग गया अरे ये सर बेचारे इनको तो दुख पैदा हो गया है। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, चल दिया हम वापस। फिर कोई 1-1.5 महीने के बाद में दोबारा खबर आई। इस बार आई कि कुछ आतंकवादी ऊपर घूम रहे हैं। तो फिर अजय कोठियाल जी वही 7-8 लड़कों को लेके चले ऊपर। इस बार 6-7 आतंकवादी थे और हम भी साथ थे। पहले तो 2 ही थे, अब हम 3 दिन तक उनका पीछा करते रहे। इस बार इन लड़कों ने, उत्तराखंड के नए नए लड़के कहते हैं सर आप ना बस हमको गाइड करते रहना, बाकी हम करेंगे। जब प्लान बनाने की बात आएगी कि एम्बुश कहाँ पे लगाना है और कब फायर करना है, इस बार हमको मौका देना, हम ट्राई करते हैं। तीसरे दिन एक ऐसी जगह आई जहां पे कि तब आतंकवादियों से हमारा मुठभेड़ होने की पूरी संभावना थी। अच्छा, सीनियर मैं और अंदर से घबराहट, डर, चिंता, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो ये हमें मार दें। इस बार 7 हैं। अच्छा, वो 6 लड़के जो थे, मतलब 7-7, 8-8 साल की नौकरी, एक था 18 साल की नौकरी वाला, बाकी उन्हें कोई चिंता ही नहीं। वो कह रहे हैं सर साथ में। उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने किस तरीके से मेरी घबराहट को देखते हुए, किस सोच के साथ में ये डिसाइड करा कि पहली गोली कौन चलाएगा। अब आए सामने से 7 आतंकवादी उस इलाके में जहां पे हमने डिसाइड करा था जब ये आएंगे तो हम फायर करेंगे। तो इशारा क्या था, जब इलाके में पहुंच जाएंगे, जैसे मैं कहूं यहां इस साइड से आ रहे हैं वो, जब हमारे स्टेज के सामने आएंगे तब हम फायर करेंगे, ताकि कम से कम गोलियां चला के ज्यादा से ज्यादा हम मार सकें दुश्मन को। तो सब अपने अपने तरीके से बैठे हुए। अब इशारा कैसे हो, इशारा था पहली गोली अजय कोठियाल चलाएगा। वो आते रहे, मैं तो बताऊं हिल गया था कि चलाऊं ना चलाऊं, कब चलाऊं, और वो बिल्कुल मेरे नजदीक पहुंच गए। तब मेरे साथ में जो दूसरा था राम सिंह, उसने पहली गोली फायर करी। टोटल हमारे इन 6 बंदों ने 16 गोलियां चलाई, पूरे 7 आतंकवादी मार दिए। अजय कोठियाल ने एक भी गोली नहीं चलाई। और जब वो 7 आतंकवादी मारे गए तो रेडियो सेट पे उन्होंने हमारे हेडक्वार्टर को खबर दी कि कर्नल मेजर अजय कोठियाल ने 7 आतंकवादी मार दिए हैं, और हमको उन लड़कों की वजह से कीर्ति चक्र मिल गया। अगर ये वाला जोश हमें हमेशा फौज में नौकरी के दौरान देखने को मिला है, तो मैं क्या समझाऊं उस भाषा को, हाउ इज द जोश, कैसा है जोश, हाय सर बहुत ऊंचा है। ऐसी चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन से सीख के आया हूं। आज मैं जब युवाओं से मिलता हूं तो मेरे को उनकी आंखों में देख करके लगता है, वो मेरे को बोल रहे हैं सर आपका जोश ठीक रहना चाहिए, हम आपके साथ में हैं, आपको कहीं अडिग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम करते रहेंगे। बस खाली ये बोल के कि आपको हम अपना युवा आइकॉन मानते हैं। अजय कोठियाल का जोश हाई चल रहा है और बढ़ता जा रहा है आगे को। यह है उसकी कहानी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और मनीष सिसोदिया जी कल उत्तराखंड के दौरे पर है, 1 दिवसीय दौरा था, और मीडिया के जरिए उन्होंने जनता से एक सवाल कर दिया, जो कि कार्यक्रम की शुरुआत में दीपक बाली जी भी बोलते नजर आए
क्या कर्नल अजय कोठियाल जी को उत्तराखंड का अगला सीएम होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ने मोहर लगा दी सर। अभी मेरे को ना थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपने राजनीति में क्यों आए। देखो, मैं भी कभी देहरादून में पढ़ता था, तो उस टाइम पे क्या होता था, डीएवी कॉलेज में पढ़ा हूँ देहरादून में, डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज। तो जब मेरे साथ में 10 लड़के खड़े होते थे तो मेरे को बोलते थे कि तू क्या जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है या प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। ये समाज में हमारे अंदर है कि राजनीति एक वो प्लेटफॉर्म है जो अच्छा करने के लिए शायद जरूरी है। अब क्या हुआ, मैं आया यहाँ पे अपना उत्तरकाशी में, आज मेरे साथ में 2000 लड़के खड़े हुए हैं, केदारनाथ के इतने सारे लोग हैं, कुमाऊं रीजन से कोई 3500 लड़के हैं जो हमारे कैंप से भर्ती हो रखे हैं, वो आज सारे उनके परिवार साथ में खड़े हैं। तो जैसे बात होती है कि मुख्यमंत्री, मैं जिस दिन से मैंने ये ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है, आम आदमी पार्टी, 19 अप्रैल इसी साल, पता है कई बार मैं सोचता हूँ कहीं ये फैसला मैंने जो लिया है सही है भी कि नहीं, क्योंकि बनावटी फौज वाली है, उम्र 52 साल है, बदली हो नहीं सकता हूँ, हेलो जी, नमस्कार जी, प्लीज़ सावधान विश्राम, उठक बैठक, रोज़ दिल्ली जाना, वो मेरे बस का नहीं है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो जिम्मेवारी है, अगर ये बात होती है कि पहले तो राजनीतिक दल में ही आकर के मेरे को ना कई बार लगता है कि मैं अपनी प्राइवेसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को एक फीलिंग भी आती है कि जब जिंदगी भर सब चीज़ें मेरे को मिल रखी हैं, सारे एक्सपीरियंस मेरे को मिल रखे हैं, अगर मेरे को केदारनाथ में जहाँ पे कि कहते हैं काम करने में नामुमकिन था प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना, मेरे को जब वहाँ से एक कामयाबी की तरीके से देखा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को केदारनाथ बाबा ने कोई आशीर्वाद दे दिया है, कोई जादू की छड़ी दे दी है। उन्होंने मेरे को एक तरीका ही तो सिखाया है कि अगर उन विपरीत परिस्थितियों में हम काम कर रहे थे तो युवा की क्या ताकत है, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको कैसे युवाओं के साथ में जोड़ना चाहिए, महिलाओं को कैसे युवाओं में जोश पैदा करने के लिए शामिल करना चाहिए, माओं को, बहनों को। अब वो सब सिस्टम अगर मेरे को सीखने को मिल गए हैं, अगर मेरे को दिखता है कि विपरीत परिस्थितियों में कामयाबी मिल सकती है, तो पीछे तो मेरे को नहीं हटना चाहिए। अब अगर ये वाली बात आएगी कि भविष्य में मुख्यमंत्री का चेहरा, पता है लालसा कोई नहीं है, लेकिन हम सब ने मिलकर के कहीं ना कहीं ये लेकर के चलना है कि नवनिर्माण अगर करना है तो वो ना आज हम ही लोगों ने करना है। कल अगर हम बोले कि कोई और आकर के करेगा हमारे लिए, तो हम ना जिंदगी भर गालियां ही देते रहेंगे, लेकिन हम वाकई में कामयाबी की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये फैसला आने वाले टाइम पे होगा, लेकिन उससे पहले नवनिर्माण के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए, वो जरूर हम बब्बर शेर युवाओं से डिस्कस करके समझना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब आपने बात कही कि ये जो युवा हैं, इनके जो सवाल हैं ये भी मैनिफेस्टो में आएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगला सवाल ले लेते हैं पवित्र शर्मा। पवित्र शर्मा जी हमारे बीच में है, माइक पास कर दीजिए प्लीज। मेरा सवाल ये है आपसे कि लगभग 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं और जितनी भी सरकारें आई उनका प्रमुख मुद्दा ये रहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो सब विफल रही हैं। तो युवाओं के लिए रोजगार को लेकर आपका और आपकी पार्टी का क्या रोड मैप रहने वाला है? पता है बहुत सारी जो स्कीम्स हैं अभी तो वो सारी खाली पड़ी हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं अभी कोई 2 महीने पहले अखबार में देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज की खबर थी कि जंगलों में आग लगती है और आग लगने के कारण दे रखे थे। तो उसमें ना ये नहीं था कि खाली उत्तराखंड में आग लगती है, उत्तराखंड में भी लगती है, महाराष्ट्र में भी लगती है, मध्य प्रदेश में भी लगती है, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा आगें लगती हैं।
उत्तराखंड में चीड़ का पेड़ है, वहाँ तो चीड़ का पेड़ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे आगे लगती हैं। अब मैं ये देख रहा था, साथ में उन्होंने ना एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि जो आग बुझाने वाले होते हैं सरकारी कर्मचारी वन विभाग में, अगर 100 होने चाहिए टोटल, मैं एक वो बोल रहा हूँ 1000 भी हो सकते हैं, अगर 100 होने चाहिए तो खाली 30 आज नौकरी पे हैं, 70 नौकरी पे नहीं है। उन 70 को अगर नौकरी पे लगा दो तो शायद हमारा खर्चा आएगा 12 करोड़ 13 करोड़ तनख्वाह देने में। 100 मतलब जो खाली जो वैकेंसी हैं। अब क्या हो रहा है, जंगल में आग लग रही है, वो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, बड़े जानवर तो भाग जा रहे हैं, चिड़ियाँ भी उड़ जा रही हैं, लेकिन उनके जो छोटे चूजे हैं वो तो जल रहे हैं उसमें। हमारा जो जंगल में जो वन संपत्ति है उसका जो हर साल नुकसान हो रहा है वो करीब मान लो 100 करोड़ का हो रहा है। अगर हम ये 70 वैकेंसी, जो मेरे ख्याल से आज मैं तो हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, होंगी कोई 4,500-5 हज़ार के करीब, ये वैकेंसी भर दें, 12-13 करोड़ का नुकसान उसमें तनख्वाह में जाएगा। उतनी बचत हो रही है हमारी जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा ट्रेन करना है, उनको ये बताना है जंगल में आग बुझाई कैसे जाती है। एक आदमी को नॉर्मल है, ऐसे मैंने कुर्ता पहन रखा है, कुर्ते के ऊपर एक मोटी काली कंबल, उस कंबल का कुर्ता मेरे को पहनाना है, उसको पानी, अब मेरे को जब आग बुझाने जाना है तो मेरे को पानी में डुबकी मारनी है या मेरी ऊपर बाल्टी से पानी डालना है, क्योंकि मैं गीला हूँगा तो मैं आग के ना नज़दीक जा सकता हूँ बुझाने के लिए। मेरे को लंबे लंबे लकड़ी के वो हुक बनाने हैं कि फलाने 20 फीट पे अगर आग दिख रही है तो हुक से खींच करके कैसे मैं छोटी छोटी करूँ आग को बुझा दूँ, उसे हुक बोलते हैं। एक बीटर होता है। तो ये बड़ी सिंपल सी ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में हम रोजगार भी दे रहे हैं। खाली जंगल में आग वाला एक किस्सा देने के उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ, रोजगार भी दे रहे हैं और बचत भी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे टूरिज्म सेक्टर में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, सब जगह रोजगार ही रोजगार है यार। जरूरी नहीं है सारी सरकारी नौकरी हो। पहले तो कहते हैं कोई 55,000 के करीब सरकारी नौकरी आज ऐसी रुकी हुई है। उस नौकरी के अलावा हमारे पास ग्राउंड पे देने वाले जो रोजगार के जो तरीके हैं वो सारे मैंने NIM में रहते हुए क्योंकि ट्राई कर लिए हैं, तो वो तो सब कामयाब है, जो करने की जरूरत है हमको। बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल हम ले लेते हैं, बाकी बहुत सवाल हैं युवाओं के, और ये जो तमाम सवाल हैं वो उत्तराखंड के दृष्टिकोण से बेहद अहम हैं और साथ ही साथ मैनिफेस्टो की दृष्टि से भी। गौरव नेगी जी। नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव सिंह नेगी है और मेरा जो सवाल है वो शिक्षा से लेकर है। जैसे कि प्रदेश में सरकारी संस्थाओं, सरकारी स्कूल जो है वहाँ शिक्षा के बड़े बुरे हाल हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है वो जो है उनकी मनमानी की वजह से जो कि जनता है बहुत परेशान है, और जो प्राइवेट स्कूल के जो कि मालिक हैं उन लोगों ने लूट मचा रखी है। तो आपकी सरकार या आप लोग इस लूट को कैसे खत्म करेंगे? देखो, सरकार में तो एक सिस्टम पूरा बन रखा है कि अगर वो परमिशन देती है प्राइवेट स्कूल को चलने का, तो सरकार मॉनिटर भी करती है कि जो नॉर्म्स बना रखे हैं उन नॉर्म्स में कहीं वेरिएशन ना आए। अब वो नॉर्म्स में वेरिएशन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम देखते हुए भी किसी को चेक नहीं कर पा रहे, किसी को हम रोक नहीं पा रहे। तो ये तो बड़ा सिंपल है, गवर्नेंस का मॉडल, सरकार के चलने का जो मॉडल, जो तरीका है, उस तरीके को हमने बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, बगैर भाईबंदी को देखते हुए हमें उसको फॉलो करना है। एजुकेशन मॉडल तो इस पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है कामयाब करना, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने कामयाब कर रखा है। थोड़ा सा यहाँ की पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होंगी, उसको देखते हुए यहाँ पे वो करा जाएगा। अभी कुछ टाइम के बाद में हम क्या कर रहे हैं, कुछ टीचर्स को, कुछ स्टूडेंट लीडर्स को, कुछ समाज के लोगों को यहाँ से गाड़ियों में लेकर के और दिल्ली ले जाना चाहते हैं और वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि स्कूल कैसे चल रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है, जैसे मलिन बस्ती होती हैं। अब मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूल में जब पढ़ने आ रहे हैं, तो मान लो सुबह सुबह स्कूल में आए, 12-13 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे ही, तो एक वहाँ पे जो आया है वो बच्चों को लेकर के बाथरूम में ले जाती है। बहुत अच्छे साफ सुथरे, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं उन बाथरूम में, शावर लगे हुए हैं, उनसे उनको नहलाया जाता है, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनाते हैं,
फिर उसके बाद में क्लास में लेके जाते हैं। क्लास का जो बैठने का तरीका है, क्लास में जो सुविधाएं हैं, वही बच्चे को इतना ज़्यादा आश्चर्य साथ चकित करती है कि बच्चा ना वहाँ बैठना चाहता है। उसके बाद में उसकी पढ़ाई जो होती है वो अंग्रेजी, वो वाली अंग्रेजी नहीं है कि जैसे अंग्रेज हाव हाव करके बोल रहे हैं। एक सिंपल अंग्रेजी जो कि बच्चे के कैरेक्टर को, दिमाग को एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरत होती है, उस तरीके की सिखलाई करा रही है। वहाँ पे बाहर इसके स्पोर्ट्स की जो सुविधाएं हैं, खेल कूद की, उन सुविधाओं का इतना बढ़िया सिस्टम है कि हर तरीके के गेम स्पोर्ट्स के लिए जगह बन रखी है। एक स्विमिंग पूल को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें उत्तराखंड में भी हो सकती हैं। वहाँ पे बच्चों को, छोटे बच्चों को फायरिंग सिखाई जाती है, शूटिंग सिखाई जाती है। तो क्या हो रहा है, बच्चा जो है 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल चलता है, उसके बाद ना घर जाने की बारी आती है, बच्चा घर जाने से मना कर रहा, कहता है मेरे को स्कूल में मज़ा आ रहा है। जब उसको ऐसी सुविधा मिल रही है, जब उसको इस तरीके से एक समझदारी वाला उसका कैरेक्टर बिल्डिंग हो रहा है, तो वो वाली हेल्थ और एजुकेशन का तो साबित करके आज दिल्ली में मॉडल बन रखे हैं, जो हमने यहाँ पे ला करके रेप्लिकेट करने। बिल्कुल जवाब जो है वो बिल्कुल सटीक है। साथ ही साथ अगर देखें तो बेहद ज़रूरी भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत से मुद्दे हैं पहाड़ों में जो कि इस वक्त सबसे अहम भी हैं। अगला सवाल हम ले लेते हैं आदित्य शर्मा जी का। आदित्य जी, माइक पास कर दीजिए प्लीज। नमस्कार सर। सर मेरा आपसे सवाल है कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब कोई गेम्स होते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स हो गए, इस टाइम टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो सर उसमें देश के युवाओं का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेना तो होता है, लेकिन सर उत्तराखंड की तरफ से ये पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहा है हमेशा। तो सर उत्तराखंड में युवाओं के बीच में आप इसे गेम्स को बढ़ावे को लेकर आपकी क्या नीतियाँ रहेंगी? आदित्य, मैं भी ना कई बार ये चीज़ सोचता हूँ कि मतलब उत्तराखंड में जो एक बच्चा होता है उसकी परवरिश किस तरीके के माहौल में होती है। वो पहाड़ में रह रहा है, स्कूल के लिए नीचे जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इतना मूवमेंट कर रहा है कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका जो बिल्टअप होता है, उसका जो स्टेमिना होता है, वो अपने आप ही बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और होता है। खाली क्या है कि आज की तारीख में शायद उसको जो नए तरीके की स्पोर्ट्स में अच्छा करने के जो टेक्निक है उसको वो सिखलाई में नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से शायद वो पीछे हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ। अब इसी हमारे ही समाज से गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट और जहाँ पे गढ़वाली, कुमाऊनी या उत्तराखंड के लोग नौकरी में जाते हैं, सरकार इसमें फौज में वो जाते हैं। वहाँ जा कर के इस टाइम पे इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन वो इंडियन आर्मी का है, और उस इंडियन आर्मी में जो पार्टिसिपेशन है उसमें गढ़वाली कुमाऊनियों का बड़ा पार्टिसिपेशन है। क्रॉस कंट्री रेस, बॉक्सिंग, ये जो आजकल ना एक वो शुरू हो रखा है वो तलवार का कुछ नाम होता है उसका, फेंसिंग। फेंसिंग में पहाड़ के लड़कों में इतनी खासियत है, फेंसिंग में बॉडी की स्विफ्टनेस चाहिए, फेंसिंग में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तीर कमान में पहले आदिवासी होते थे, अब गढ़वाली कुमाऊनी हो रहे हैं। और क्योंकि गढ़वाली कुमाऊनी इंडियन आर्मी में जाने के बाद में इस लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो इंडियन आर्मी में एक नया पूरा का पूरा एक विंग बन गया है। सबसे पहले तो उसे बोलते हैं बॉयज़ विंग। नए लड़कों को सेलेक्ट करना, फौज में ट्रेनिंग सेंटर में लाना। जैसे गढ़वाल के जाते हैं लैंसडाउन, कुमाऊं के जाते हैं रानीखेत, और वहाँ पे उनको पढ़ाई भी कराई जाती है और फौज की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं। उसके बाद में आर्मी का एक बहुत बड़ा जो सेटअप है उसको बोलते हैं मिशन ओलंपिक विंग। उसमें इतना ज़्यादा जोर दे रही है फौज, ऑल ओवर इंडिया से आए हुए फौजियों में से अच्छे स्पोर्ट्समैन निकालने के, और बहुत बड़ा चंक उसमें से जो सेलेक्ट होता है वो गढ़वाल कुमाऊं का होता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारे शुरुआत से बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। देहरादून में जाके देखो, स्पोर्ट्स एकेडमी है, इतनी बड़ी है, उसमें ऐसी कोई सुविधा की सोचो जो वहाँ पे जो मिल सके वो सारी की सारी है।
लेकिन क्योंकि किसी के रिश्तेदार का लड़का वहाँ पे एक लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज फिजिकल ट्रेनिंग वहाँ से कोर्स करके आता है, उसके बाद में वो कभी बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है, एक सर्टिफिकेट लेके आता है, उसको स्पोर्ट मिनिस्टर अपने कोटा में भर्ती करा देता है। तो यार वो कैसे हम पहाड़ियों को आगे अच्छी सिखाई दे सकेगा? हमें सिस्टम तोड़ने, वही वाली बात है, तलवार जोश के साथ में वो चेंज करेंगे। तो मेरे को तो कहीं नहीं लगता कि हमारे यहाँ से फिजिकल एक्टिविटी, फौज, स्पोर्ट्स, इनमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूथ की उम्र से ही जाने की काबिलियत रखते हैं और वो करने की ज़रूरत है। ये बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। जी शुक्रिया सर। जय हिंद सर। मैं साहब से पूछ रहा था, आपने नाम लिया कैसे? आजकल पहाड़ी काफी जा रहे हैं उसमें। समय की बाध्यता भी है और आखिरी सवाल हम इस कार्यक्रम का लेंगे आशीष शर्मा जी। आशीष शर्मा जी अगर हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष कहाँ पे है? येलो टी शर्ट, माइक दूसरा दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का यहाँ पे घोषणा की है, तो दिल्ली में भी ये सवाल उठे थे कि जब यहाँ पे 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए बोला गया था कि मुफ्तखोरी वहाँ बढ़ जाएगी। लोगों से सवाल इस तरीके से पूछे गए थे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे उसका क्या असर होगा? क्या लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको लेंगे कि लोग यहाँ मुफ्तखोरी की तरफ बढ़ जाएंगे? आशीष पता है क्या है, हमको जिस देश ने गुलाम बना के रखा बहुत टाइम, इंग्लैंड, हम उससे पूरी तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक बार जब मैं इंडियन आर्मी की तरफ से एक कंपटीशन में गया, उसे बोलते हैं कैम्ब्रियन पेट्रोल, इंग्लैंड में, तो उसमें 76 देशों की टीमें आ रखी थी और एक कोई 72 घंटे का कंपटीशन था जिसमें आपने 50 किलोमीटर दौड़ना था, 48 किलो लोड लेकर के, एक बहुत बड़ा ठंडा पानी का तालाब है 50 मीटर का, उसमें रस्सी बांध के उसे पार करना था। आपको किसी घर के अंदर घुस करके रूम इंटरवेंशन, वो ड्रिल दिखानी थी कि आतंकवादी है तो कैसे आप उस घर को खाली करोगे, अगर माइनफील्ड है तो माइनफील्ड को कैसे पार करोगे। जब मैं उस कंपटीशन में गया तो एक होटल में हमको रोका गया और उस होटल में क्या हुआ कि कोई 35 सेकंड के लिए बिजली गई। होटल वाले ने सबके उस दिन का जो किराया था 8,000-9,000 रुपए के करीब था एक दिन का किराया, उन्होंने सबका किराया ना माफ करे, क्योंकि बिजली पानी ये तो आज जिम्मेवारी है हर उस सरकार की जो अच्छे तरीके से काम कर रही है, जो कि यकीन कर रही है कि अगर पॉलिटिशियन, जिसको हम एक नेता को इलेक्ट करके भेज रहे हैं, एक डीएम, एक ब्यूरोक्रेट, उसको सरकार डिस्ट्रिक्ट में भेज रही है, दोनों के बीच में ऐसा सिस्टम बने कि गवर्नेंस बहुत अच्छी चले, सरकार बहुत अच्छी चले। तो हमारे सालाना बजट में ये होना चाहिए कि ये इंसान को प्रोवाइड करने वाली चीज़ है। एजुकेशन, पढ़ाई, हेल्थ, ये जो हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटी होती हैं, पानी, बिजली। अब शब्द ना फ्री क्यों हो गया है कि एक सरकार है जिसने दिल्ली में रहते हुए, जहाँ पे दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस अपना पॉलिटिकल युद्ध लड़ रही है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी, जो कि अन्ना हजारे आंदोलन से 2012 में अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ खड़ा है पूरा इंडिया, उसमें से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, उसने वहाँ पे अच्छे तरीके से एक गवर्नेंस का मॉडल बनाया, सरकारी मॉडल, सरकार कैसे चलती है, और उसने जब बिजली बगैर पैसा लिए देनी शुरू कर दी तो उसका नाम पड़ गया ये लोगों को मुफ्तखोर बना रहे हैं। लोगों को मुफ्तखोर नहीं बना रहे, लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्या है बिजली, उससे क्या फ़र्क पड़ता है,
लेकिन ऊपर पहाड़ में जाके देखो। मैं अभी गया था कुछ दिन पहले, तो मेरा ऐसे ही बैठे हुए थे, क्योंकि मैं गया था तो लोगों ने मेरे को एक अच्छे तरीके से अतिथि की तरह बिठाया। तो एक पंखा लगा हुआ था, पंखे में मेरे को बुजुर्ग महिला बोलती है बेटे ये देख, ये पंखा ना हड़ताल में है, मेरा लड़का लेके आया था इसे देहरादून से खरीद करके, लेकिन जब से यहाँ पे आ गया है ये नाराज हो रखा है, हड़ताल में खड़ा है, कहता बिजली नहीं आती, चलता ही नहीं है, तो क्या करूं मैं इसको। अगर ये वाली हालत है, वो भी तब जब ऊपर लोग ये बोल रहे हैं ये पानी तो हमारे यहाँ से जा रहा है, उसी पानी से किसी इंजीनियर ने कोई मशीन बनाई, ऐसे ऐसे घूमती है, उससे बिजली पैदा हो जाती है। हमारे यहाँ से वो बिजली जो है जा रही है नीचे कोई सरकार उसमें पहले तो खरीद रही है उस बिजली को, फिर अपने सालाना बजट में से किसी तरीके से लोगों को मुहैया करा रही है। कहती है हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ की। तो ये मुफ्त तो ना बोलने के लिए लोग क्यों बोलते रहेंगे, कई चीज़ें होती हैं आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम भी उसमें फंस जाते हैं। वो कहीं ना कहीं बोलेंगे अजय कोठियाल क्या कर रहा है, ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली। पर हम समझदार लोग भी हैं, हमें कहीं ना कहीं डिटेल को देखना चाहिए, नेट में जाना चाहिए, अपने समझदार लोगों से बात करनी चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों। हमें तो क्योंकि उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट होती है, हमें तो उल्टा शायद 50-100 रुपये एक्स्ट्रा हर घर को मिलने चाहिए उस बिजली के लिए जो यहाँ पैदा होती है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। टिहरी डैम जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है वो उत्तराखंड में है, कोटेश्वर डैम उत्तराखंड में है, ये जो हमारा नानक मत्था में जो पानी की जो झीलें हैं वो उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड के नाम पे नहीं है, वो सारी की सारी यूपी के नाम पे है। उत्तराखंड को 7% उसमें से मिलता है बस, और बाकी यूपी को मिल रहा है। हो सकता है कि यूपी के टाइम पे बनी थी, लेकिन जब उत्तराखंड बन गया है तो उत्तराखंड के रहने वाले नागरिकों को ये तो नहीं बोल सकता ना या यूपी के नागरिक हैं, या हमारे गांव को हमारे इलाके को तो नहीं बोल सकते यूपी के हैं, तो फिर इन डैमों को कैसे बोला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम बन गया है कि हमारी सरकार ने जानबूझ करके कोर्ट में जाकर के अपने केस को हारने के तरीके बनाए। और कारण बड़ा सिंपल सा बताऊंगा, मतलब दिल्ली में सरकार बनती है, केंद्र सरकार दिल्ली केंद्र में, उस सरकार के लिए उत्तराखंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से 5 MP होते हैं, यूपी से 80 MP होते हैं। असली पॉलिटिकल लड़ाई तो यूपी की होती है, क्योंकि यूपी जिसने जीत लिया वो सेंटर में जा रहा है। उत्तराखंड को तो कहते हैं चलो छोड़ो ना यार, हो जाएगा देखेंगे, अगर बन गया तो बात है। अगर हम ये प्रैक्टिकल चीज़ें समझ जाएं, हमें समझ में आएगा ये मुफ्त बिजली नहीं है, ये हमारी कीमत वाली बिजली है। हम कह रहे हैं जल जंगल जमीन, इस जल जंगल जमीन में हम हैं क्या? जल हमारे यहाँ से बह रहा है, उसके लिए हम लोग हमको बोल रहे हैं कि मुफ्त की बिजली। जंगल के तो हम खाली चौकीदार ही तो हैं, और क्या है। मतलब आग लगती है, हम उसको बुझाने के लिए जाते हैं, जंगल से हम कोई चीज़ काट नहीं सकते। अगर हम चौकीदार हैं तो हमें जंगल के लिए ना कहीं वापस सरकार को पैसे देने चाहिए, उसे बोलते हैं ग्रीन बोनस। हम ग्रीन बोनस के लिए अप्लाई करते हैं, वो कट जाता है। जमीन, हमारी जमीन, आज भू कानून पे बातें हो रही हैं, सारी जमीन तो बिक चुकी है, अब उसके बाद में भू कानून में बचा क्या है? सरकारों ने जो सिस्टम बनाए। तो इस फ्री वाली बात पे ना हमें जाना नहीं चाहिए, हमें देखना चाहिए पुराने कोई भी तरीके कैसे रहे हों, हम उस पर अगर चलेंगे कि खराब है वो सिस्टम, उसे क्रिटिसाइज करें, तो हम अपनी एनर्जी, अपनी जानकारी, अपनी अच्छाई को आगे की तरक्की में ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। हमें उन चीज़ों पर पढ़ने की जगह देखना चाहिए नव निर्माण के लिए हमें कौन से तरीके बनाने हैं, जो आज भी हम लेट नहीं हुए हैं। 21 साल हो गए उत्तराखंड को आज़ाद हुए हुए उस यूपी से, उससे पहले तो 19 के चंगुल में थे हम लोग। 21 साल का नया 21वें साल में जो चल रहा है, एक बच्चा उत्तराखंड, उसको बर्बाद कर दिया है हमने। अगर उसे बर्बाद ही कर दिया है तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि हम उत्तराखंड को छोड़ के चले जाएं। कहीं ना कहीं हमने कोशिश करनी है आने वाली जनरेशन के लिए, कैसे हम उस बच्चे को 30 साल की उम्र तक जब वो आएगा और 10 साल में ऐसा बना दें, बोलेंगे ये है पहाड़ी उत्तराखंड, और वो हमें करने की जरूरत है। बिल्कुल कर्नल साहब, और अब कार्यक्रम का अंत भी करेंगे। आखिरी सवाल मेरा यही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अब युवाओं से सीधा संवाद करने के बाद? कर्नल साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप युवाओं से संवाद करने के बाद? आखिरकार युवाओं से खड़े होकर के बात करने में भी एक अलग मजा आता है।
पूछ रहे हैं, ऐसा एहसास कर रहे हो युवाओं के साथ बात करने का। अभी तो मेरे को पता है असली मजा तो मेरे को तब आएगा जब पता नहीं कहीं पहाड़ से घूम करके युवा आ रखे होंगे, बदबू आ रही होगी उनसे, लेकिन मेरे साथ खड़े होके सेल्फी लेंगे। मेरी फेसबुक में भी आज वो सेल्फियां चलेंगी के उन जज्बे वाले युवाओं के साथ में। अगर बोलूं कि मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है यहाँ पे, हेलो, मैं सही बताऊं, जो मकसद था कि कुछ ना कुछ समझ करके जाऊंगा आप लोगों से बात करके, तो पता है उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा सीख करके जा ही रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा जिस तरतीब से, जिस डिसिप्लिन से आप लोगों ने मेरे साथ बात करी है, तो मेरे को ये भी समझ में आ गया है कि ये जो है ना मेरे सामने यूथ, ये वो बंडल है एनर्जी का, इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और अगर इनको चैनलाइज सही तरीके से कर लिया तो पता है हम दाऊद इब्राहिम किसी को बनने की जगह अब्दुल कलाम बनाएंगे। और वो अजय कोठियाल को भी आता है। मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम मेरी आंखों में आंख मिला करके देखोगे और यकीन दिलाओगे मेरे को कि सर आने वाले भविष्य में भी आप, हम नहीं चाहेंगे कि आपकी आंखें कभी डगमगाएं, हम साथ में हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूं कर्नल अजय कोठियाल को उस मकसद को करने में, जिसको करने के लिए उसने इंडियन आर्मी छोड़ी, जिसको उसकी 3 साल पहले गुजरी हुई माँ उम्मीद करती है उससे, उसको ना तुम युवा जोश के साथ में बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अब एक प्रेस ब्रीफिंग होगी और एक सेल्फी सर